हाँ भाई, आप अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर चार्ज क्वांटाइजेशन के बारे में बात की थी। मेरे ख्याल से आपने वो लेक्चर देख लिया होगा अच्छे से, चार्ज क्वांटाइजेशन। जिसने वो नहीं पढ़ा है लेक्चर, उसको इस लेक्चर के अंदर प्रॉब्लम आएगी। मैं एक बार आपको वापस बता देता हूँ कि सबसे जो छोटा चार्ज होता है, स्मॉलेस्ट मिनिमम जो चार्ज की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है? ई के इक्वल। ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। जब भी आप ऐसा देखो कि चार्ज जो देते हैं अपन किसी भी बॉडी को, वो इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल में होता है। जैसे आप किसी बॉडी को अगर आपने चार्ज दिया तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल। भाई चार्ज कैसे देते हैं? आपको फर्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी बॉडी से या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करो या इलेक्ट्रॉन ऐड करो। अब इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो 1 करोगे, 2 करोगे, कोई 2.5 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकते हैं क्या? तो कोई भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो इंटीजर मल्टीपल में होगा। किसका इंटीजर मल्टीपल होगा? इलेक्ट्रॉन्स का। तो कोई बॉडी के ऊपर चार्ज आएगा 1e। अभी पॉजिटिव भी हो सकता है, अगर इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो ये चार्ज कैसा हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। तो चार्ज 1e होगा या ±2e ±3e ऐसा चार्ज आएगा। या कुल मिलाकर के अपन कह सकते हैं किसी बॉडी पे चार्ज, टोटल चार्ज होता है Q = Ne। बस अभी हम इसी फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। फॉर्मूला एक ही याद रखना है, Q = Ne। चार्ज क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है। कोई डाउट है क्या इसके अंदर? Q क्या है? व्हाट इज Q? Q है टोटल चार्ज। समझ लो इसको फॉर्मूले को। Q मीन्स टोटल चार्ज ऑन बॉडी। E क्या है? E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 होती है। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, राइट द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, ये लिखनी है। राइट द क्वांटा ऑफ चार्ज, क्वांटा मतलब सबसे छोटी वैल्यू चार्ज की, तब भी ये लिखनी है। इससे छोटा चार्ज नहीं होता। लास्ट में फाइनल n क्या है? n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आप ट्रांसफर कर रहे हो उनका नंबर। तो ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे जाए, तब आपको 101% दिमाग में आ जाना चाहिए मुझे ये फार्मूला लगाना है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे n निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपन इसी फार्मूले पे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ लिखना, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड from a body which having charge plus 16 microcoulomb, which having charge plus 16 microcoulomb, plus 16 microcoulomb। लिख ले भाई टोटल चार्ज पर, तो थोड़ा उधर शिफ्ट हो। Here given Q = टोटल चार्ज कितना दिया गया भाई? प्लस 16 माइक्रोकुलम टोटल चार्ज दिया हुआ है, प्लस 16 माइक्रोकुलम। व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो? माइक्रो का मतलब होता है -6, 10⁻⁻6, और मेन यूनिट होता है चार्ज का कुलम। तो चार्ज की वैल्यू दी हुई 16, माइक्रो को कन्वर्ट कर दो, -6 से लिख लो माइक्रो की जगह, कुलम का कुलम है, ये टोटल चार्ज है। आपसे क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी n फाइंड आउट करना है, बस इतनी सी बात है। तो बताओ फॉर्मूला क्या है टोटल चार्ज का? एज पर चार्ज क्वांटाइजेशन क्या फॉर्मूला है? Q = Ne, सीधा Ne लिख लो आप, ये फॉर्मूला है, Q = Ne। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है भाई, क्वांटाइज्ड का मतलब E के मल्टीपल में होता है। Q की वैल्यू कितनी मुझे बताओ? 16 × 10⁻⁻6। N की वैल्यू मुझे नहीं पता, और E की वैल्यू कितनी है? E की नीचे लिख लो 1.6 × 10⁻⁻19। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इसको नीचे भेज दो, बस n आ जाएगा। 16 × 10⁻⁻6, इसके नीचे आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19, और ये n पड़ा हुआ है। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक 0 आ जाएगा, यानी 10 आ जाएंगे। 16 से 16 कैंसिल आउट हो गए। पावर सॉल्व करना आता है भाई? नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, देख लेना। ये -6 पावर है और ये -19 है, ऊपर भेज दो -19 को, तो -19 ऊपर जाएगा तो पावर प्लस की हो जाएगी, +19। ये -19 ऊपर गया +19, और ये -6 तो है ही है, और ये एक और 10 है, तो -19 मतलब +19 हो गया ऊपर, -6 ऑलरेडी पावर है ये 10 की, और एक 1 पावर है ये, टोटल कितनी पावर हो गई? -19 ऊपर गया, +19 हो गया, ऑलरेडी -6 पावर पड़ी है 10 की, और एक 1 पावर पड़ी है 10 की, +1। सारी पावर्स को एक साथ लिख लो, तो टोटल 14 पावर्स हो गई, 10⁻14। बस ये आंसर आ गया। इसका यूनिट क्या होगा भाई? कुछ यूनिट लगेगा क्या? कोई यूनिट नहीं लगेगा, इट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, और
इसको रफ कर लेते हैं अपन। छोटे छोटे प्रैक्टिस क्वेश्चन है भाई। एक क्वेश्चन लिखना, फाइंड टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन H2O। H2O मतलब वाटर, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। इसमें आपको टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज फाइंड आउट करना है। देखें, एक बार देख लेना भैया, H2O दिया हुआ है। H2O में कितना पॉजिटिव चार्ज है, कितना नेगेटिव चार्ज है, इसके अंदर कितना पड़ा हुआ है, इसके ऊपर नहीं कह रहा है, इसके अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है और कितना नेगेटिव पड़ा हुआ है। अच्छा, H2O होता क्या है? H2O में एक ऑक्सीजन होता है और दो किसके मॉलिक्यूल होता है भाई? हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। कितना होता है? 1 एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब इसमें 1 तो है प्रोटॉन और 1 है इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होगा और एक क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन में भी क्या होगा? 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8। तो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर 8 तो प्रोटॉन होंगे और 8 क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अरे यार, वीडियो रोकना पड़ेगा, यहाँ पॉज करना पड़ेगा। तो कितने, एक मॉलिक्यूल, एक H2O मॉलिक्यूल के अंदर भाई कितने प्रोटॉन है प्लस कितना है मुझे बताओ? प्रोटॉन कितने हैं? 1, 2 और 8। टोटल कितने प्रोटॉन्स है? 10। यानी टोटल प्रोटॉन्स इन 1 H2O। एक बार देख लो आप, पहले इस क्वेश्चन को समझ लेना। तो एक H2O में कितने प्रोटॉन्स है भाई? 10 है। 10 प्रोटॉन्स है, 10 है ना। एक प्रोटॉन का चार्ज E होता है भाई, प्लस E होता है, ये ध्यान रखो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -E और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? +E। तो 10 प्रोटॉन्स है टोटल। 8 इधर है, 1 इसके पास है, 1 इसके पास है, टोटल 10 प्रोटॉन्स है। तो 10 प्रोटॉन है तो एक अकेले, एक 10 प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा? 1 प्रोटॉन का होता है E, तो 10 प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा 10E। तो बस सिंपल सा है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा भाई? टोटल पॉजिटिव चार्ज, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा 10 × E करना है, बिल्कुल सिंपल है ना यार, क्लियर। 10E चार्ज है, तो बस E की वैल्यू रख लो और आंसर आ गया। 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1.6 -19 पावर है और ये 10 है, 1 पावर, तो कितने हो जाएगी पावर में? -18। बस ये इतना पॉजिटिव चार्ज होता है। यूनिट लगाना कूलाम, क्योंकि ये चार्ज फाइंड आउट किया हमने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट नहीं किए। अच्छा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव भी तो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी तो 10 है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 9 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नेगेटिव चार्ज भी कितना होगा? तो -1.6 × 10⁻⁻18 कूलाम चार्ज पूछा, इसलिए यूनिट कूलाम लगाना है, क्लियर। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया है। मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके और वापस करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन अगर आपको कह दे कि 1 मॉलिक्यूल की जगह 1 मॉलिक्यूल लिखा हुआ था, वो मॉलिक्यूलर लिख लिया था मैंने गलती से, 1 मॉलिक्यूल था। अब है ना, मैं आपसे कह रहा हूँ टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फाइंड आउट करो इन 1 मोल ऑफ H2। 1 मॉलिक्यूल नहीं, 1 मोल। तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं पता है आपको? हाँ, एवोगाद्रो नंबर के इक्वल होते हैं, और बोलना नहीं आपको, ठीक है। और एवोगाद्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसी क्वेश्चन को वापस लिखो आप, और इसका सॉल्यूशन वापस वही होगा, बस थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। तो पहले एक मॉलिक्यूल के तो निकाल देते हैं। टोटल प्रोटॉन्स बताओ भाई। प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन्स भी ले सकते हो आप, एक कोई पॉजिटिव लो या पहले नेगेटिव लो, आपकी मर्जी। इसने पूरे मॉलिक्यूल के अंदर पूछा है, मॉलिक्यूल के अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज है, कितना नेगेटिव है। तो मॉलिक्यूल के अंदर तो भाई पॉजिटिव चार्ज का मतलब है प्रोटॉन्स और नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और टोटल प्रोटॉन्स कितने होंगे इन 1
एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल, अरे मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, एक H2O के अंदर कितने प्रोटॉन्स है? 10 प्रोटॉन्स है। तो एक मॉलिक्यूल्स में 10 प्रोटॉन्स है, तो वन मोल में कितने प्रोटॉन्स होंगे भाई? टोटल प्रोटॉन्स इन वन मोल, अब एक मोल ले रहा हूँ पूरा, वन मोल H2, तो एक मॉलिक्यूल में 10, 2 मॉलिक्यूल में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 मॉलिक्यूल्स में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? तो हमें याद रखना है एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होते हैं 10, ये इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 10। एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन्स होते हैं, तो इतने सारे मॉलिक्यूल में कितने होंगे? तो मल्टीप्लाई बाय 10। ये तो भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? E, एक प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस E, तो ये पूरे इतने सारे प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा? तो अब इसको फाइनली किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? E से। तो टोटल, अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो इसको बाद में और एक्सप्लेन कर देंगे, बाकी इजी क्वेश्चन है। पहले प्रोटॉन्स के नंबर फाइंड आउट कर दो, फिर एक मॉलिक्यूल में इतने प्रोटॉन्स है तो 1 मोल में कितने प्रोटॉन्स होंगे? इतने सारे, और अब एक प्रोटॉन का चार्ज E होता है, तो सबका निकाल दो ना, टोटल पॉजिटिव चार्ज इन 1 मोल H2O। तो ये पूरा 6.20 इंटू 10⁻23, और ये 10 लिखा हुआ है, बस इसको E से मल्टीप्लाई कर दो। E मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई करके लिख लेना, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर है। ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इतना जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अब देखो, मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ आप लोगों को, ये हटा दूँ, और भी बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और भी मैं बहुत सारे डालूंगा, मतलब पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स के वीडियो डालूंगा, वो बाद में, है ना। अभी अपन को टॉपिक क्लियर हो गया, इसके 2-3 न्यूमेरिकल्स हो गए बस। देखो एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। अच्छा, इसकी जगह आपको H2 की जगह अगर H2 कह दे तो 1 मोल H2 कह दे तो क्या करोगे? 1 मोल H2, इसके अंदर टोटल प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव बताओ। तो H2 का मतलब है हाइड्रोजन, इसमें ये 1 प्रोटॉन होगा, 1 हाइड्रोजन और 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 प्रोटॉन होगा और 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो H2 यानी मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें आपको टोटल पॉजिटिव चार्ज कहते हैं और नेगेटिव चार्ज कहते हैं। तो एक मॉलिक्यूल में 2 प्रोटॉन होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल में कह देता होगा तो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, समझ रहे हो इसको। और अगर कोई कह दे आपको कि भाई यही कह दे 10 ग्राम ऑफ H2, उसमें कितना पॉजिटिव चार्ज होगा और कितना नेगेटिव होगा? 10 ग्राम ऑफ H2, तो ग्राम में क्या है? तो देखो ग्राम को आपको मोल्स में बदलना पड़ेगा, मोल्स में। तो ग्राम को मोल्स में बदलना है, मोल्स अगर पता करना है, अब ये क्वेश्चंस जो है आप खुद कर दोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो जो अमाउंट दिया हुआ है, जो मास गिवन है, गिवन मास और अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, अपॉन में कौन सा आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। तो अपन को दिया हुआ है 10 ग्राम, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है भाई 2 ग्राम, हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, और H2 का मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन उसका होगा 2 ग्राम। समझ रहे हो ना इस चीज़ को? हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, दूसरे का भी 1 ग्राम, 2 ग्राम हो गया ना। तो 2 ग्राम का डिवाइड करते कितने मोल्स हो गए? 5 मोल्स हो गए, 5 मोल्स। अब देखना ये क्वेश्चन कितना ईजी है, देखो इधर। अगर आपको मैं कहूँ कि 1 H2, एक H2 में कितने प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होगा, कितने प्रोटॉन्स होंगे? 10 क्या 2। एक H2 में कितने, एक हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन्स होते हैं भाई? 1 प्रोटॉन इसमें, 1 प्रोटॉन इसमें, तो कितने होंगे? 2 प्रोटॉन्स होंगे। तो 1 H2 के अंदर 2 प्रोटॉन्स होंगे, तो 1 मोल में कितने प्रोटॉन्स होंगे? तो 1 मोल के लिए इसको अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 1 मोल में इतने प्रोटॉन्स होंगे, आपको 1 मोल में थोड़ी चाहिए, कितने मोल्स में चाहिए? 5 मोल्स में कितने होंगे? 5 मोल H2, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बस मल्टीप्लाई करते चलना है। ये तो टोटल प्रोटॉन्स है, चार्ज कितना होगा तो E से लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो बस। अगर आपको 5 मोल H2 में चार्ज चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो बस लास्ट में इसको पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? इससे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। इतना ईजी है यार, कोई डाउट है क्या? इसको नोट डाउन कर लो। अरे यार अब तो गर्मी ज़्यादा लग रही है, मेरे को सहन नहीं हो रहा है। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। ये तो फटाफट लिख लेना भैया, टाइप्स ऑफ, ठीक है, इसको इग्नोर करना, यहाँ रिफ्लेक्शन यहीं पे है ना, इसको इग्नोर कर लेना। टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस,
इलेक्ट्रिक बिहेवियर के बेस्ड पे सब्सटेंस के कितने टाइप्स होते हैं? हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ सब्सटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक बिहेवियर? सो देयर आर 3 टाइप्स. राइट डाउन 3 टाइप्स. फर्स्ट, कंडक्टर. कंडक्टर इसके बारे में लिखना. दोज सब्सटेंसेज which allow to pass electric charge through them are called conductors. एग्जाम्पल के बेस पे ऑल मेटल्स आर कंडक्टर. मेटल्स क्या होते हैं भाई? कंडक्टर्स होते हैं ना. आयरन है, कॉपर है, कंडक्टर्स होते हैं. तो एग्जाम्पल लिख लो, ऑल मेटल्स. वैसे ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर है ना. कोई इलेक्ट्रिसिटी जैसे आपके अंदर से जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर लेता है, चार्ज को पास कर लेता है. इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है चार्ज, करंट, जिसको आप बोलते हो ना, चार्ज, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब एक ही चीज़ है. तो जो अपने अंदर से चार्ज को पास होने देता है, अंदर से आर पार जाए. जैसे अगर मेरे पास ये बोतल है, तो अगर मैं इसको वायर कनेक्ट कर दूँ तो इसके अंदर से चार्ज फ्लो होकर दूसरी जगह पहुंच जाएगा. तो चार्ज अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक उसके अंदर से होकर के पहुंच रहा है तो वो है कंडक्टर. अंदर से आराम से चार्ज जा पा रहा है, फ्लो हो पा रहा है, उनको बोलते हैं कंडक्टर्स. ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर है. आप बोले कोई पिन में हाथ डाल दो तो आप लगेगा फिर कंडक्टर आप. ठीक है. अब देखो ये क्यों होते हैं कंडक्टर. इसमें एक नोट में एक बात लिखनी है. इसमें एक नोट में लिखना, ऑल कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ऑल कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं भाई? देखना, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोशिश करना. जैसे देखो आप बस सब कुछ, कोई कंडक्टर क्यों है, कोई सब्सटेंस क्यों कंडक्टर है और कोई सब्सटेंस क्यों इंसुलेटर है. जैसे वुड है, वुड इंसुलेटर है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है. तो कोई इंसुलेटर क्यों है और कंडक्टर क्यों है, उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं समझना. जैसे ये एटम है, एटम के अंदर मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ये मान लो न्यूक्लियस के अंदर 5 प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं. इधर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये भी एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. ठीक है, ऐसे मैंने बना दिए, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं. ये सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड गोल गोल घूमेंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को कहेंगे बाउंड इलेक्ट्रॉन्स. ये कैसे हैं? बाउंड, बंधे हुए हैं. पर जैसे ही आप एनर्जी दे दो, थोड़ी सी एनर्जी दे दो, तो सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एटम को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा. जैसे एटम से छोड़ करके बाहर निकल जाएगा, पीछे बचा हुआ एटम जो बन जाएगा वो आयन बन जाएगा. क्या बन जाएगा? आयन. और आयन भी कौन सा? पॉजिटिव आयन. अरे ये बताया हुआ है आपको फर्स्ट लेक्चर में कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने पे एटम खुद कैसा हो जाता है? पॉजिटिव आयन. अब पॉजिटिव आयन बन गया और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है. ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला इसको बोलते हैं अपन फ्री इलेक्ट्रॉन. क्या कहते हैं? फ्री. और सब कुछ करंट फ्लो करने के लिए जो काम आता है वो ये इलेक्ट्रॉन काम आता है, फ्री इलेक्ट्रॉन. अरे इसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. अगर आप कहते हो ना अपने अंदर से आर पार करंट चली गई, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स चले गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके अंदर से मूव हो गए. तो कंडक्टर के पास ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये इलेक्ट्रॉन कोई मतलब के नहीं है, ये करंट फ्लो नहीं करेंगे, ये तो बाउंड इलेक्ट्रॉन है, एटम के अंदर ही पड़े रहेंगे. ये इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट फ्लो करता है. अब होता क्या है देखो, ये तो मैंने आपको एक एटम बताया, बाकी जैसे पूरा एक सब्सटेंस है. मान लो ये आयरन की रॉड है, तो आयरन की रॉड में ऐसे बहुत सारे एटम्स होते हैं भाई, बहुत सारे एटम्स होते हैं. देखना ये बहुत सारे एटम है, ये एक एटम है. इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते क्या हो गया? फ्री इलेक्ट्रॉन. और एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते एटम कैसा चार्ज हो गया भाई? पॉजिटिव चार्ज. ये एटम अब पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया है और ये पॉजिटिव आयन अपनी जगह पे पड़ा रहता है, ये कहीं नहीं जाता है. ये एटम पड़ा है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो ये खुद तो हो गया पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया. ऐसे बाकी सारे एटम जो है वो भी क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाते हैं. समझ रहे हो? ये पॉजिटिव आयंस कहीं पर भी नहीं जा सकते, एक ही जगह पड़े रहते हैं, इमोबाइल होते हैं, इमोबाइल फिक्स्ड होते हैं. बट ये इलेक्ट्रॉन ये फ्री होते हैं. फ्री का मतलब कहीं पर भी घूम सकते हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन इन आयंस के बीच में जो गैप होता है वो इधर उधर घूमते हैं, इनसे कॉलिजन भी करते हैं और अंदर इधर उधर घूमते रहते हैं. इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर घूमते हैं, इस पूरे सब्सटेंस से बाहर नहीं जाते हैं. कहाँ घूमेंगे? इसके अंदर ही घूमते रहते हैं. कौन से इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ये कौन से फ्री इलेक्ट्रॉन है? जो एटम से बाहर निकल चुके हैं.
अभी तो ये कंडक्टर के अंदर है, अंदर ही पड़े हैं। जैसे मेरे पास अगर जैसे अभी मैंने बताया कि मेटल की बॉटल है, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं बहुत सारे, इसके अंदर ही घूम रहे हैं वो। पर जैसे ही मैं इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करूँगा, किससे कनेक्ट करेंगे? बैटरी से। बैटरी का एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल क्या होता है? नेगेटिव। तब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होंगे और इस कंडक्टर से बाहर निकलेंगे और बाहर निकल करके बैटरी से होते हुए वापस इधर अंदर एंटर करेंगे। तो लगातार इस कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या करते रहेंगे? घूमते रहेंगे, फ्लो होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो हम कहेंगे इसके अंदर से क्या पास हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी, करंट फ्लो हो रही है। और कुछ समझ में आ रहा है कंडक्टर्स में क्यों इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है? क्योंकि सारे कंडक्टर्स के अंदर क्या पड़े होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये आयंस, पॉजिटिव आयन कहीं नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। और जबकि इंसुलेटर जो होते हैं उनमें ये इलेक्ट्रॉन आप बाहर ही नहीं निकाल सकते। अभी मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला था ना, ये भाई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल सकते, अंदर ही पड़े रहते हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के बाहर ही नहीं आता है। बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएगा तो क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास अवेलेबल? और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होंगे तो उसको बैटरी से जोड़ोगे तो कोई करंट नहीं होगी, क्योंकि करंट फ्लो किसकी वजह से होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। करंट, इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज फ्लो होना, ये सब जो है वो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो आपको पता चल गया कंडक्टर इंसुलेटर में बेसिक डिफरेंस, बस यही चीज़। हालांकि मैंने आपको ये अभी बता दिया, पर बहुत डिटेल के अंदर अपन बात करेंगे। एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे। पर फिर भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि कंडक्टर आखिर कंडक्टर क्यों होता है, आपसे अगर कोई पूछे। ठीक है, तो अब कंडक्टर की डेफिनेशन लिख ली, बस ये याद रखना इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेकेंड हेडिंग लगाओ इंसुलेटर। इंसुलेटर के बारे में लिखना, दो सब्सटेंसेज which do not allow to pass electric charge या electric charge through them are called insulators। इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। और लिख लिया आपने, तो एग्जाम्पल लिख लो, वुड, प्लास्टिक, रबड़, है ना। देखो कितना स्ट्रगल किया जा रहा है आप लोगों को, इतनी गर्मी के अंदर मतलब पढ़ा रहा हूँ। लिखा। अब एक नेक्स्ट और लिखे। अच्छा, इसमें एक नोट में एक बात डाल देना, लिखना दीज डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या नहीं होता है इनके पास? डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट एक भाई होते हैं जो ना कंडक्टर होते हैं ना इंसुलेटर होते हैं, इनके बीच वाले होते हैं, सेमी कंडक्टर्स। इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, उसमें बात करेंगे। अभी खाली डेफिनेशन लिख के छोड़ लेते हैं। हेडिंग लगाओ सेमी कंडक्टर्स। दो सब्सटेंसेज which behave as insulator at 0 Kelvin and become conductor ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। और टेम्परेचर इंक्रीज करते क्या बन जाते हैं? ये कंडक्टर बन जाते हैं। बिकम कंडक्टर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर के दो एग्जाम्पल है भाई हमारे पास, टू एग्जाम्पल्स है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। दीज आर प्योर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। बहुत डिटेल से इनके बारे में बात अपन एक चैप्टर है पूरा कंप्लीट, उसमें करेंगे। तो आपको पता चल गया कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। अब हेडिंग लगाओ मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग। सो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग। हेडिंग डाल दो, नहीं मतलब लिखो उसमें, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग का क्या मतलब हुआ भाई? बॉडी को चार्ज देना। चार्ज पॉजिटिव भी दे सकते हैं अपन और नेगेटिव चार्ज भी दे सकते हैं।
पॉजिटिव चार्ज कैसे देते हैं अपन, यूं प्रोटॉन देके नहीं देंगे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज देना है तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करो बॉडी के अंदर से, और नेगेटिव चार्ज देना है तो इसको इलेक्ट्रॉन ऐड करो। चार्ज देना है तो उसका ओनली एक ही तरीका है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करो। तो किसी भी बॉडी को चार्ज देने के 3 तरीके हैं, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताना, किसी बॉडी को जो पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो उसका मास इंक्रीज होता है कि डिक्रीज? बॉडी के मास पे क्या फ़र्क पड़ता है अगर उसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो ये ध्यान रखना, बॉडी को जब पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो उसका मास डिक्रीज होता है। कैसे? पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, और इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg, एक इलेक्ट्रॉन का मास। तो अगर आपने 10 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए तो उसका मास जो है वो 10 टाइम्स ऑफ दिस कम हो जाएगा। और नेगेटिव चार्ज देने पे बॉडी का मास इंक्रीज होता है, यानी नेगेटिव चार्ज देने का मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उसका मास क्या होगा, इंक्रीज होगा बॉडी का। याद रखना ये बात, कहीं अटैच लास्ट में कर लेंगे अपन, ये जैसे टॉपिक खत्म होगा ना आप मुझे याद दिलाना, इसको लास्ट में इस चीज़ को अटैच करेंगे अपन, ठीक है। और न्यूमेरिकल भी बन सकता है, जैसे पहले आपको चार्ज क्वांटाइजेशन में न्यूमेरिकल दिए कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद वो ये भी पूछ सकता है फाइंड द चेंज इन मास, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे उसको मास से मल्टीप्लाई कर देना।